दोस्तों, एक सवाल। एक ऐसा इंसान जो एग्जाम में फेल हो गया, जिसे जॉब नहीं मिली, जो होमलेस होकर सड़कों पर रहा, जो पूरी दुनिया में अकेला था, क्या आपको लगता है कि एक ऐसा इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह बन सकता है? बन सकता है और बना। एडोल्फ हिटलर, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रूह कांप जाती है। इतिहास का सबसे बड़ा विलन, 60 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार, 6 मिलियन से ज्यादा यहूदियों का हत्यारा। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ उसकी बुराई नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि वो इंसान कैसे बना। 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्रुनाउ एम इन में हिटलर का जन्म हुआ। हिटलर के पिता एलोइस हिटलर एक सरकारी अफसर थे, सख्त, घमंडी और घर में तानाशाह। एडोल्फ उनसे बिल्कुल अलग था, सपने देखने वाला, जिद्दी और एक बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता था। उसकी माँ क्लारा, वो उसकी पूरी दुनिया थी। जब एडोल्फ सिर्फ 18 साल का था, उसकी माँ की कैंसर से मौत हो गई। माँ की मौत के बाद वो वियना आया। उसने वियना की बेस्ट आर्ट एकेडमी में दाखिले के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो 2 बार रिजेक्ट हो गया। उसने अगले 5 साल वियना की सड़कों पर गुजारे, रात को शेल्टर्स में सोया और दिन में छोटे छोटे पोस्टर बेचकर अपना गुजारा करता था। अब जरा सोचो, एक इंसान जो अकेला है, उसे कोई ना कोई तो चाहिए जिसे वो दोष दे सके, है ना? उस जमाने की वियना इस नफरत से पहले से भरी हुई थी। हर तरफ यही सुनने को मिलता था, देश की सारी समस्याओं के लिए यहूदी जिम्मेदार हैं। न्यूज़पेपर्स भी यही लिखते थे, नेता भी यही बोलते थे, सड़कों पर यही चर्चा थी। एडोल्फ ने एक स्पंज की तरह ये सब अब्जॉर्ब किया। उसने एक विश्वास बना लिया कि यहूदी लोग एक रेशियल पॉइजन है जो जर्मनी को बर्बाद कर रहे हैं। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो एडोल्फ ने फौरन वॉलंटियर किया। पहली बार उसे लगा जैसे उसे एक मकसद मिल गया। इस वॉर में वो बहादुरी से लड़ा, 2 बार घायल भी हुआ और उसे सुप्रीम मिलिट्री ऑनर आयरन क्रॉस मिला। लेकिन 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने हार मान लिया। ये खबर सुनकर एडोल्फ पूरी तरह से दुखी हो गया। उसके लिए ये एक हार नहीं थी, बल्कि एक धोखा था। उसने एक झूठी कहानी को सच मान लिया। जर्मनी जंग में नहीं हारा, बल्कि उसे अंदर से गद्दारों ने हराया, सोशलिस्ट ने, कम्युनिस्ट ने और यहूदियों ने। यह पूरी तरह से झूठ था, लेकिन लाखों जर्मन्स इस पर विश्वास करने लगे और एडोल्फ हिटलर ने इसी झूठ पर अपनी राजनीति की नींव रखी। वॉर खत्म होने के बाद जर्मनी की हालत बहुत बुरी थी। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस ने जर्मनी को पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसे भारी मुआवजा भरना पड़ा, उसकी ज़मीन छिन गई और उसे ये मानना पड़ा कि पूरी वॉर की जिम्मेदारी उसकी थी। ये जर्मनी के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी, ऊपर से इकॉनमी भी बर्बाद थी। 1920 तक हाल ये था कि एक रोटी खरीदने के लिए अरबों मार्क चाहिए थे। लोग थैले भर भर के पैसे लेके आते सिर्फ एक वक्त का खाना खरीदने के लिए। 1919 में हिटलर एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हुआ, जो बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी बनी। और यहाँ उसे पता चला कि उसके अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। उसका बोलने का तरीका, उसकी स्पीच, उसकी आवाज़, ये किसी जादू से कम नहीं थी। वो भीड़ का डर पड़ता था और फिर उसे एक डायरेक्शन देता था। हिटलर के कहे गए कुछ शब्द, तुम्हारी तकलीफों के लिए यहूदी जिम्मेदार हैं, कम्युनिस्ट जिम्मेदार हैं, कमज़ोर नेता जिम्मेदार हैं। मुझे सत्ता दो, मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा। टूटे हुए, भूखे, बेइज्जत इंसानों के लिए ये मैसेज एक नशे की तरह था। नवंबर 1923 में एडोल्फ हिटलर ने म्यूनिक में हथियारों के दम पर सरकार को गिराकर सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की। पुलिस ने गोलियां चलाई और 16 नाजी मारे गए। बाद में हिटलर को गिरफ्तार किया गया, देशद्रोह का मुकदमा चला और फिर 5 साल की सजा भी हुई। लेकिन वो सिर्फ 9 महीने के लिए जेल में रहा। इस 9 महीनों में उसने एक किताब लिखी, मेरा संघर्ष। इस किताब में उसने सब कुछ लिख दिया, आर्यन नस्ल की महानता, यहूदियों के बारे में उसके विचार, पूर्वी यूरोप की ज़मीन छीनने का प्लान, सब कुछ खुलकर बेशर्मी से। लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया। ये इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। फिर 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश आया, जिसने जर्मनी को बर्बाद कर दिया, कंप्लीटली बर्बाद कर दिया। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, बैंक डूब गए और लोग भूखे रहने लगे। इसी केओस में नाजीज को तेज सपोर्ट मिलने लगी। 1932 तक नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी।
फिर 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडरबर्ग ने एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। कुछ नेताओं को लगा कि वो उसे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती साबित हुई। कुछ ही हफ्तों बाद हिटलर ने जर्मनी के लोकतंत्र को कमजोर करना और खत्म करना शुरू कर दिया। 27 फरवरी 1933 को जर्मन के पार्लियामेंट बिल्डिंग में कुछ लोगों ने आग लगा दी। हिटलर ने इसका फायदा उठाकर सिर्फ 24 घंटों में लोगों की बोलने, प्रेस और असेंबल होने की आज़ादी छीन ली। और फिर कुछ ही महीनों के बाद अनेबलिंग एक्ट आया, जिसमें हिटलर बिना पार्लियामेंट की मंजूरी के कोई भी कानून बना सकता था। इसी तरह से जर्मनी का लोकतंत्र धीरे धीरे हिटलर ने खत्म कर दिया। जब प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग की मौत हुई तो हिटलर ने चांसलर और प्रेसिडेंट की पोस्ट को मर्ज कर दिया। सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और ब्रिटेन और फ्रांस ने वॉर की घोषणा कर दी, लेकिन पोलैंड बच नहीं सका। इसके बाद हिटलर की सेना तेजी से वेस्ट यूरोप के कई देशों डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग को कुछ ही हफ्तों में हरा दिया। मई 1914 में फ्रांस, जिसे बहुत मजबूत माना जाता था, वो भी गिर गया और 22 जून 1940 में उसने सरेंडर कर दिया। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में सोवियत यूनियन ने जर्मन 6th आर्मी को घेर लिया, लेकिन एडोल्फ हिटलर ने पीछे हटने से मना कर दिया और 2 फरवरी 1943 को 91,000 जर्मन सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। ये नाजी जर्मनी की सबसे बड़ी हार थी। हालात लगातार खराब हो गए। नॉर्थ अफ्रीका में जर्मनी हार गई, इटली में एलाइड सेना आगे बढ़ गई। 6 जून 1944 को नॉर्मैंडी लैंडिंग्स के साथ एलाइज फ्रांस में उतर आई। उसी समय ईस्ट में सोवियत अटैक्स ने जर्मन आर्मी को भारी नुकसान पहुंचाया। अब जर्मनी दोनों तरफ से घिर चुका था, वेस्ट में एलाइज और ईस्ट में सोवियत यूनियन। 1944 में कुछ जर्मन ऑफिसर्स को समझ आ गया था कि जंग हार चुके हैं और एडोल्फ हिटलर जर्मनी को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। 20 जुलाई 1944 को उन्होंने बॉम्ब से हिटलर को मारने की कोशिश की, लेकिन हिटलर बच गया। इसके बाद हिटलर ने बहुत बड़ा बदला लिया। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 5,000 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। 1945 की शुरुआत तक नाजी पीरियड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। एलाइड बॉम्बर्स ने जर्मन शहर को तबाह कर दिया था। सोवियत सेना बर्लिन की तरफ बढ़ रही थी और अमेरिकन ब्रिटिश फोर्सेस पश्चिम से आगे आ रही थी। हिटलर बर्लिन के फ्यूहर बंकर में छिपा था। वो टूट चुका था और जर्मनी की हार के लिए अपनी ही जनता को दोष देता रहा। 29 अप्रैल 1945 सोवियत सेना बर्लिन बंकर के बहुत पास आ चुकी थी। एडोल्फ हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी की और अपना आखिरी स्टेटमेंट दिया। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मार ली और ईवा ब्राउन ने जहर खा लिया। 8 मई 1945 को जर्मनी ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया और यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। कुछ ही महीनों बाद बचे हुए नाजी नेताओं पर मुकदमा चला, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि एडोल्फ हिटलर की विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। उसकी नफरत भरी आइडियोलॉजी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। नियोनाजिज्म, रेसिज्म और यहूदी विरोध आज भी दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद है और जिन कारणों से हिटलर इतना शक्तिशाली बना, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस, लोगों का डर, किसी एक समुदाय को दोष देना, सरकार पर भरोसा टूटना और एक ताकतवर नेता का उभरना, वैसी ही बातें आज भी कई देशों में दिखाई जाती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने एक फैसला लिया, जो एडोल्फ हिटलर ने किया वो दोबारा ना हो सके। इसी सोच से यूनाइटेड नेशन बना। 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आई और जेनोसाइड को इंटरनेशनल क्राइम माना गया। एडोल्फ हिटलर गरीबी और संघर्ष से उठकर सत्ता तक पहुंचा। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल दुनिया की सबसे भयंकर जंग और हॉलोकास्ट जैसे जेनोसाइड के लिए किया, लेकिन ये सब उसने अकेले नहीं किया। उसे अफसरों, सैनिकों, इंजीनियर्स और आम लोगों का साथ मिला। कुछ आइडियोलॉजीज के कारण, कुछ डर से और कुछ सिर्फ चुप रहकर। सबसे बड़ा सबक यही है कि इतनी बड़ी बुराई अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे बढ़ती है जब लोग चुप रहते हैं, झूठ को नहीं रोकते और कमजोर लोगों की रक्षा नहीं करते। 60 लाख यहूदी सिर्फ इसलिए नहीं मारे गए क्योंकि वो एक बुरा नेता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे रोका नहीं गया। इतिहास याद रखना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल ज़रूरत है, क्योंकि जिस दुनिया ने एडोल्फ हिटलर को बढ़ने दिया वो आज की दुनिया से बहुत अलग नहीं थी जिसमें आज हम जी रहे हैं। नमस्कार।